ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालने और शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में दखल ना दे। दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 170 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने के पास हमला किया। हालांकि फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप होने का सीधा मतलब ये है अजीत जी कि तेल का आयात और निर्यात एक बार फिर से बाधित होना। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5% तक वैसे ही फिर बढ़ चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। जो 68 से $72 प्रति बैरल पर आ गई थी कीमत, तो फिर $78 या उससे ऊपर जा रही है। और अगर इस तरह से बंद हो गया तब तो फिर वो उसी तरह से फिर तेजी से बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ी थी। तो वो तो एक संकट है। पूरी दुनिया के मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे होस्टेज किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। अब जून में थोड़ा ठीक हुआ, वापस से ट्रंप की पॉलिसीज ने फिर होस्टेज कर दिया, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज कर दिया। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं हो रहा है, ये तमाम तरह का, कतर का, सऊदी अरब का, इन तमाम देशों का, ओमान का, ये जो एक्सपोर्ट है, किसी भी चीज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उसी रूट से होता है, जो सब बंद हो जाता है। और हॉर्मुज बंद होगा तो फिर हम लोग को पता है कि अरब सागर में अमेरिका की घेराबंदी बढ़ जाएगी फिर वापस, तो कोई जहाज नहीं निकलेगा, सारे जहाज वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एक संकट इसने ट्रंप ने खड़ा कर दिया। और सिर्फ किस लिए? एक युद्ध नीति को लेकर के कहावत कही जाती है कि आपने कितना भी रिमार्केबल अचीवमेंट हो बैटलफील्ड में, अगर उसका डिजायर्ड पॉलिटिकल रिजल्ट नहीं आता है तो उसका उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। सारी दुनिया के देश सारे लड़ाई इसीलिए लड़ते हैं कि पॉलिटिकल गेन उससे कुछ हो सके। लेकिन पॉलिटिकल गेन तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी लग रहा है कि अब बंद कर देंगे तो ज्यादा नुकसान है। और ये नुकसान इजराइल में ट्रंप को, इनको, नेतन्याहू को भी है, जिनके यहाँ अक्टूबर में चुनाव है, और ट्रंप को भी है जहां नवंबर में मिड टर्म है। और मिड टर्म बड़ा चुनाव होता है, नहीं कि छोटा मोटा चुनाव होना है। तो उसको वो डिजायर्ड पॉलिटिकल रिजल्ट इनको चाहिए है। इसके लिए हमको लग रहा है कि ये लोग ये नहीं मैसेज जाने देंगे कि हमने झुक करके समझौता किया है, या ईरान की जीत हुई है, या अमेरिका की हार हुई। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है? कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 है। इजराइल के जो अब दावे हैं वो खलबली मचा रहे हैं। इजराइल ने अमेरिका को ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नई साजिश की खुफिया जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने इस तरह के किसी भी इनपुट की पुष्टि तो नहीं की है। इजराइल की तरफ से ये तब कहा जा रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमले और तेज कर सकता है। जानकारी ये बताते हैं कि इजराइल अमेरिका को भड़काने के लिए इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है। अच्छा, एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है, और ये तो वाकई में स्पष्ट है कि ट्रंप के खिलाफ ईरान में गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। ये खामनेई के जनाजे में साफ नजर आया, जहां लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए, उनके पोस्टर पर पत्थर मारे, जूते चप्पल मारे। अब ट्रंप को लेकर बड़े बड़े पोस्टर ईरान के शहरों में नजर आ रहे हैं। मशहद की सड़कों पर वी विल किल ट्रंप लिखा हुआ है। एक बड़ा पोस्टर नजर आया। ये पोस्टर तो खामनेई के जनाजे के निकलने के दौरान ही लगाया गया था, वी विल किल ट्रंप। अब जो इजराइल की इनपुट है सचिन जी, वो सही भी हो सकती है, वो भड़काने वाली भी हो सकती है। लेकिन ईरान के अंदर तो एक कंसेंसस है कि अब वो उनसे ट्रंप बर्दाश्त नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 79 से हुआ तब से जो रिजीम है, ये खासकर वो तो बिल्कुल इजराइल और अमेरिका को अपना वो हर बार इस बात की कस्में खाते हैं कि जियोनिस्ट को और अमेरिका को, ये 2 एविल हैं, शैतान हैं, इन्हें हम खत्म करेंगे। वो तो कंटिन्यूअसली है। दूसरा है कि अभी जो खमेनेई हुआ और पहले जो 2020 वाली है, उसके बाद से और भी ज़्यादा व्यक्तिगत है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि देखिए, एक तो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी की अपनी प्रिपरेशन है, उसमें ये सब इनपुट तो वो मान के चलते हैं कि ईरान से हो सकता है। एक बार ईरान ने भी, जब याद होगा कि फरवरी में जब शुरू हुई लड़ाई, तो ईरानी ये रिजीम की तरफ से एक ट्वीट आया कि दिस टाइम द बुलेट विल नॉट मिस यू, कि इस बार गोली जो है, निशाना जो है वो चूकेंगे नहीं। वो एक रेफरेंस था कि आपके कैंपेन के दौरान जो आपको गोली लगी थी। तो वो सब एक रेटरिक का है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा अभी ये है कि अभी इजराइल सही हो या
बात केवल स्पेकुलेशन का हो, इजराइल निश्चित तौर पे चाहेगा कि ये जंग अमेरिका खत्म फिर नहीं से, होनी बिल्कुल चाहिए। अमेरिका फिर से आ जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चुनौती है कि देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम की बात में तो आप टाइम ले सकते हैं, हॉर्मुज खुला है या बंद है, ये उनके प्रतिष्ठा की बात है और ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, और ईरान उस लेवरेज को जाने नहीं देना चाह रहा है। अमेरिका की प्रतिष्ठा अब वाकई में यूं देखा जाए तो रही कहाँ, ना हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला है, ना जिस रिजीम को खत्म करने के इरादे के साथ ट्रंप ने ये जंग शुरू की थी, ना वो रिजीम खत्म हुई है। तो सवाल तो वाकई में प्रतिष्ठा का है जो इस वक्त ताक पर है। एक और बड़ी खबर आपको दे दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा किया, वहां मौजूद यंग क्रिकेटर्स से बात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद रहे। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी थे। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की ओपनिंग मैच इस साल 12 दिसंबर को चेन्नई में होगी। ये पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच भारत में होगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको एक बार सुना देते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये जो रिश्ता है, वाकई में वो क्रिकेट की वजह से दोनों देशों के संबंध, अगर भारत और पाकिस्तान के मैच को छोड़ दें तो उसके अलावा जिस मैच को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहती है तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को ही लेकर ज्यादा दिलचस्पी रहती है। मैं इस रिलेशनशिप की बात करना चाहती हूँ। भारत, एक तरफ हम अमेरिका की बात कर रहे थे जिसकी प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए एक बड़ा धब्बा लग गया है, और एक भारत की प्रतिष्ठा है, भारत की डिप्लोमेसी है, ये कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, ये इतनी अच्छी बात है। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का इस बार का दौरा इतना अच्छा रहा है, और ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची हमारे यहाँ से आकर के गई हैं। तो ये जो अमेरिका लगातार क्वाड का डिप्लोमेटिक लेवल कम करता जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल घटाता जा रहा है, क्वाड को इररिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपने को चाइना के साथ जोड़ करके G2 की जो पॉलिटिक्स कर रहा है अमेरिका, उसका जवाब देने के लिए भारत को प्रिपेयर होना है। और उसके लिए भारत तभी तैयार होगा जब जापान और ऑस्ट्रेलिया को भारत एक साथ लेगा। ये मामूली बात नहीं थी कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से इंडो हटा दिया। पैसिफिक कहेंगे या US पैसिफिक कहेंगे, इंडो पैसिफिक है वो। और ये टर्म कॉइन किया था शिंजो आबे ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र थे, और 2006-7 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। क्वाड उन्हीं की परिकल्पना थी, अमेरिका उसको खत्म करना चाह रहा है। जापान की प्रधानमंत्री आई और भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए। अमेरिका को छोड़ दें तो ये 3 देश क्वाड में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान। चाइना की विस्तारवादी नीतियों का सबसे बड़ा खतरा इन 3 देशों के ऊपर है। तो ये प्रधानमंत्री जो अभी डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो एक बड़े स्ट्रेटेजिक उसमें आपको स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। एक तो ये बड़ी तस्वीर है। दूसरा, यूरेनियम का जो हम लोग का जो अभी सौदा किया है प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इतना रिमार्केबल है। ऑस्ट्रेलिया चीन को नहीं बेचता है यूरेनियम अपना, और जो चौथा सबसे बड़ा देश है जिसके पास यूरेनियम है, 1/4 यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो चीन को नहीं बेचता है। चीन अपना यूरेनियम खरीदता है नाइजर से और नामीबिया से या कजाकिस्तान से खरीदता है। हम लोग भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से खरीदते हैं। भारत हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। तो ये एक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और मजबूत होंगे, AI को लेकर के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, और जो अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री ने कल ही कहा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, और जो हम लोगों का कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, इसका खासतौर से उन्होंने जिक्र किया, उसको अपग्रेड करने की बात है। तो ये ओवरऑल भारत की डिप्लोमेसी, अमेरिका के ऊपर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जो हम लोगों का डिपेंडेंस था, वो सब कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डिप्लोमेसी हुई है, ये दोनों रिमार्केबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल संसद में ये जो है, अब खबर जो है हम कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा, उसमें हम थोड़ी सी बंगाल की बात इसलिए अब करना चाह रहे हैं, कुछ भारत की बात इसलिए करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में है, वहां पर जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं, इधर देश में भी जबरदस्त सियासत हो रही है। मोदी की मजबूती से बढ़ते हुए कदम राज्यसभा से जुड़ी हुई खबर से आपको और ज्यादा समझ में आएंगे। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई, और ये तीनों सीट पहले जो TMC के पास थी, पिछले महीने ही सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक ने राज्यसभा और TMC दोनों से इस्तीफा दे दिया। मतलब आप ये सुनते ना, चटमंगनी पट ब्याह तो ये चट इस्तीफा और पट नाम एंट्री आ चुकी है। वो तीनों नाम आपके सामने, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और साथ ही प्रकाश बराइक, इन तीनों को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पास बहुमत भी है, तो राज्यसभा में तीनों का पहुंचना भी तय दिखाई दे रहा है।
अब संख्या की अगर बात करें तो वो संख्या सज्जन जी बता देंगे। निश्चित तौर पे अभी तो राज्यसभा में तो 150 अभी इनके पास है और लगभग 2/3 ये मैनेज कर लेंगे। लोकसभा में भी आप देखिए कि 217 तक पहुंच रहे हैं और बाकी बहुत लोग एब्सटेन करेंगे। मैकियावेलियन देखिए पॉलिटिक्स है, एक जो राजनीति है उसमें विपक्ष भी वही करता है तो सत्ता पक्ष भी वही कर रही है। तो अब इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि जो भी बिल अभी तक, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव बिल, जिसमें कि संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें अभी सरकार के पास जो लिमिटेशन थी अब नहीं रहेगी। 2029 तक इनके पास रास्ता खुल गया है। जितने भी बिल हो, चाहे डिलिमिटेशन का हो, उसी से जुड़ा हुआ जो महिलाओं के आरक्षण का हो 2011 जिसमें जनसंख्या का आधार बने, ये सारी की सारी चीजें ये कर सकते हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इस मॉनसून सत्र के बाद कुछ बहुत बड़ा आर्थिक फैसला ये सरकार ले सकती है। अब क्या लेगी नहीं लेगी कोई नहीं जानता इस सरकार में। मॉनसून सेशन सामने ही है, हाँ, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत की भी बात कर लें, जहां शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद सियासी पारा हाई है। पहले संजय राउत ने सवाल उठाए और कांग्रेस भी इस मुलाकात से बेचैन है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने पवार की मुलाकात पर चिंता जाहिर की। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार के विचार अस्थिर हैं, वो आगे महाविकास अघाड़ी को छोड़कर जाएंगे, ये कह नहीं सकते। चव्हाण ने कहा कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसदों के विचार अलग हैं, वो क्या करेंगे ये नहीं पता। मोदी शाह उनकी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ अब शरद पवार के साथ हो सकता है। दरअसल आपको कहानी समझा देती हूं। शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बाद से उद्धव और कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार, और अगर शरद पवार भी साथ छोड़ देते हैं तो महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर ही संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल तो हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले पृथ्वीराज चव्हाण का बयान हम सुना देते हैं आपको, फिर बात करते हैं। एक्झॅक्टली काय होईल मला माहित नाही। तुमच्यापैकीच काही जणांनी बातम्या दिल्या आहेत की 3 पर्याय आहेत त्यांच्याकडे, पण एक चिंताजनक खबर निश्चित आहे की त्यांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ आहेत। काय करतील माहित नाही आणि त्याकरता त्याच्या मागे मोदी शाह सरकार हात धुवून पडलेला आहे की त्यांना विरोधी पक्ष अस्तित्वात असावा अशी त्यांची इच्छा आहे। जे उद्धवजींच्या शिवसेनेशी केलं ते पवार साहेबांच्या यांच्यापैकी होऊ शकतं। 5 ते 6 खासदारांना भाजपमध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की एकनाथ शिंदे मला माहित नाही, ते सोडून जाण्याच्या एक अस्थिर परिस्थिती, एवढंच मी म्हणतो। सोडून जातील की नाही मला माहित नाही, पण अस्थिर आहेत असं मी। अब हो क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, इस पर बात कर लेते हैं। शरद पवार क्या कुछ नया सोच रहे हैं? उनके विचारों को अस्थिर बताने वाले वो पहले तो ये बताएं कि विचार स्थिर कब थे। जी बिल्कुल, मौका देकर चौका लगाने वाले शरद पवार हैं। हमेशा वो उस तरह की राजनीति। अभी क्या हो रहा है? उनके साथ समस्या उनके सांसद हैं। जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 5-6 सांसद जो है अलग विचार रखते हैं, तो इनके जो 8 एमपी हैं लोकसभा में शरद पवार के, उसमें सुप्रिया सुले और एक किसी और को आप छोड़ दीजिए, 5 या 6 लोग जो हैं वो बेचैन हैं पाला बदलने के लिए, और वो बीजेपी में जा सकते हैं डायरेक्टली। हालांकि बीजेपी लेना नहीं चाह रही है, बीजेपी अभी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के वो तरीका इस्तेमाल कर रही है। कहीं एक्विजिशन कर रही है, कहीं मर्जर हो रहा है, कहीं टेक ओवर हो रहा है, तो ये सब अलग अलग तरह से काम कर रही है बीजेपी। तो वो लेना नहीं चाह रही है डायरेक्टली अपने साथ। तो बीजेपी डायरेक्टली नहीं लेना चाह रही, तो फिर तो वो शिंदे वाया शिंदे आएंगे, वाया शिंदे आ सकते हैं। और उसी की वजह से शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मिलने की जो मतलब जो मुलाकात हुई, कहा तो ये गया कि हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनी है, उस कमेटी में शरद पवार भी मेंबर है। तो सरकारी कमेटी है, उसकी बैठक थी, लेकिन पिछले 18 साल से शरद पवार एक बार भी उस मीटिंग में नहीं गए थे। तो 18 साल के बाद उम्र के इस पड़ाव पर जब उनको चला नहीं जा रहा है, तब वो मीटिंग में शामिल होने गए, और फिर वहीं उसी एकनाथ शिंदे के कमरे में अपने 10 विधायकों को बुला करके उन्होंने मीटिंग की। हालांकि सफाई एनसीपी की तरफ से ये दी गई है कि शिंदे का कमरा बहुत नजदीक है गेट के, और पवार साहब को चला नहीं जाता है, तो इसलिए वहां बैठक की। तो चला नहीं जा रहा है, फिर भी 18 साल बाद आप मीटिंग में गए, तो ये सवाल है। और दूसरी मुलाकात भी बहुत दिलचस्प है। शरद पवार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनकी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े से। तो विनोद तावड़े से जयंत पाटिल का मिलना, शरद पवार का एकनाथ शिंदे से मिलना, ये एक नई तरह की जो राजनीतिक चेंजेज होने हैं महाराष्ट्र में, उसका एक संकेत है। ये एकदम साफ लग रहा है कि शरद पवार अगर बहुत जल्दी डिसीजन नहीं करेंगे तो उनके एमपी और उनके एमएलए अपना डिसीजन खुद कर लेंगे। मैं मराठाओं की राजनीति की भी इसमें बात कर लूं, तब तो फिर अभी का जो पावर गेम दिखाई दे रहा है,
फिर वो मराठाओं की राजनीति का नंबर 1 चेहरा एकनाथ शिंदे हो जाएंगे? ऑलरेडी वो हो चुके हैं, क्योंकि देखिए शरद पवार पैट्रियार्क हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, लोग मानते हैं, लेकिन अब वो अपने भतीजे से भी चुनावी जंग हार गए। जब इस बार चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उनके जो अजीत पवार है वो थे। अब अजीत पवार तो रहे नहीं, अब ये मुंबई ठाणे और कल्याण वाले एरिया में तो इनका प्रभाव है, डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री रहे, ये खुद आते हैं उसी शोलापुर, सतारा, कोल्हापुर वाला जिस एरिया से शरद पवार आते हैं, तो उस लिहाज से मराठा समाज अब देखेगा कि हमारे पास चेहरा कौन है। तो एकनाथ शिंदे सारे पैकेज को, उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे का कहाँ है? एमसीडी जिस दिन गया, एक तो वो न विचार रही न धारा रही, हिंदुत्व तो खत्म ही हो गया जिस दिन वो चले गए, और एमसीडी वगैरह लूज कर गए, तो अब तो पार्टी में फाइनेंशियल क्राइसिस है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जहां पैसे का जिस स्तर पे वहां पे एक वजन है, हाँ, उस लिहाज से अब उसके पास रहा नहीं। एकमात्र क्रेडिट कार्ड एमसीडी इनके पास, जिसके माध्यम से लोगों को अकोमोडेट करते थे, 100 काम करवाते थे। मैं एक-एक करके बात करती हूँ। कांग्रेस पार्टी आप कह रहे वैसे ही संकुचित हो गई है, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अपने अवसान पर आ गई है पूरी तरीके से, शिंदे यहां से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनसीपी शरद, एनसीपी फुले, सुनेत्रा पवार। अब ये मर्ज होने के बजाय बाहर से समर्थन होगा, किस तरीके से ये एकनाथ शिंदे को समर्थन दे देंगे या बीजेपी में जाके मिल जाएंगे? देखिए, पार्टी को टूटने से बचाना है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 6 सांसद चाह रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के जाए, और कोई भी चाहता है कि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, वो अपने जनता का काम करवाए, क्षेत्र का काम करवाए। तो ये हो सकता है कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार की बात ये फैसला ले, पार्टी बची रहे कि आप सपोर्ट कर दें महायुति को, एनडीए को। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप उस घटक के साथ आ जाते हैं टैक्टिकली भी, तो टूटने का खतरा फिर बच जाएगा, क्योंकि टूटता तब है जब आप विरोध में बैठे हो। ठीक है, ये तो उस लिहाज से एक बहुत ही, शरद पवार हो सकता है ये निर्णय ले कि हम मुद्दा आधारित या सिद्धांत आधारित या किसी भी तौर पे हम सरकार का समर्थन करेंगे। तो उससे क्या होगा, पार्टी भी बच जाएगी, टूट भी नहीं होगी, और लोगों का काम यानी बहुत जल्दी कुछ बड़ी खबरें अब महाराष्ट्र से आने वाली है। अभी वो बिल्डिंग होनी शुरू हो चुकी है। अब E20 पेट्रोल की बात कर ले, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, इसे लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर दिन नए पोस्ट आ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो गई, इंजन खराब हो गया, माइलेज कम दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने बार बार कहा है कि E20 से ना तो गाड़ी खराब हो रही है और ना ही माइलेज में कमी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर E20 से गाड़ियां खराब नहीं हो रही हैं, E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज कम नहीं हो रही है, तो सरकार पेट्रोल पंपों पर E20, E10, E5 और बिना इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का ऑप्शन पब्लिक को दे दे। क्यों नहीं देती? लोगों को जो पेट्रोल भरवाना होगा वो खुद भरवा लेंगे। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। अब ये जो सियासी ब्लेंडिंग हो रही है, इसमें किसकी माइलेज बढ़ रही है अजीत जी? देखिए, ये तो डायरेक्टली आम लोगों के उससे जुड़ा हुआ मामला है ना। आम लोग अफेक्ट हो रहे हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं। अपोजिशन की पार्टियां कहां इसका इशू बना रही हैं? अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, तो हम दूसरे किसी पार्टी को इतना वोकल नहीं देख रहे हैं इस मामले में। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि एक बड़ा इशू है उनके लिए, और उन्होंने अभी 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप रिटर्न जवाब दीजिए कि असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई कंपनी लिख के जवाब नहीं देगी कि नहीं असर हो रहा है, क्योंकि असर हो रहा है, लोग इस बात को फील कर रहे हैं। और माइलेज कम होने वाली बात तो सरकार के कम से कम 2 मंत्रियों ने मानी। अभी हम आज ही इंटरव्यू देख रहे थे नितिन गडकरी का, उन्होंने कहा कि माइलेज पर थोड़ा बहुत असर हो सकता है। थोड़ा बहुत असर की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन माइलेज की बात मतलब मंत्री भी अगर कहेंगे थोड़ा बहुत असर हो रहा है, आप जांच पूरी करवा क्यों नहीं लेते? तो सुप्रीम कोर्ट में तो कहा है कि ये प्रयोग है, इसका 1 साल के बाद पता चलेगा। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी एक प्रयोग ट्रायल के फेज में है, अभी टेस्टिंग चल रही है, इसकी प्रयोग के तौर पर है। दूसरी तरफ
तरफ आप इस जिद पर भी अड़े हुए हैं कि नहीं हम बेचेंगे। लेकिन ना ये तो कह रहे हैं ना हरदीपुरी के ट्रायल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके जो कहा है हम लोग उसको मानेंगे ना, किसी के बयान का तो कोई मतलब बहुत ज्यादा क्या मतलब है। ये बात भी ठीक है। आपने हलफनामा दिया होगा ना, कोर्ट में कहा है जहां कि ये अभी ट्रायल फेज में, ट्रायल है 1 साल के बाद असर का पता चलेगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप 20% ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो कीमत कम होनी चाहिए। भारत सरकार का आयात बिल कम होगा या आयात बिल ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए ब्लेंडिंग की वो लेके आए हुए हैं। लेकिन उस ब्लेंडिंग में अगर इंजन आप 2023 के पहले के इंजन इसके लिए तैयार नहीं है, 2023 के बाद इंजन आए हैं, तो आप एक ऑप्शन दीजिए कि जिनके पास पहले की गाड़ियां हैं वो अपना दूसरा पेट्रोल भरवाएं, और जिनकी उसके बाद की है वो ये भरवाएं, ये वाला थोड़ा सस्ता करिए, उसके दाम ज्यादा रखिए। ये ऑप्शन लोगों को मिलने चाहिए। बात तो अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं, आप ऑप्शन देते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी बातों पे, यानी सरकार की बातों पर, पेट्रोलियम मंत्रालय की बातों पर जनता को कितना विश्वास है। बात मध्य प्रदेश की, जहां एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई को हिरासत में लिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने कई घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर नाना पटवारी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नाना पटवारी को इंदौर पुलिस ने ड्रग्स केस में हिरासत में लिया था। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो नाना पटवारी को ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लिया। नाना पटवारी पुलिस को रौब दिखाते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आप देख लें। जीतू पटवारी का भाई ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था और पुलिस लेकर जा रही है तो हेकड़ी दिखा रहे हैं। कांग्रेस को इतना एतराज क्यों हो जाता है? नहीं देखिए, ये निश्चित तौर पे पुलिस अपने तरीके से ले जाएगी, तो ये तो एक एरोगेंस है पावर का। दूसरी बात है कि इसमें अभी तक यह है कि जो ड्रग्स पेडलर थे उन्होंने नाम लिया कि इनके पास पहुंचा रहे थे। अब कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस उस पुराने जो ट्राइको थी, तिकड़ी थी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया, तो सिंधिया तो चले गए इधर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लगभग अब जो शरद पवार जी की स्थिति महाराष्ट्र में वही इनकी स्थिति है, बस वो है पैट्रियार्क के तौर पे। तो अब जीतू पटवारी उसको नए तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि देखिए, मध्य प्रदेश के जो अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उस तौर पे निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अभी जो नई पीढ़ी, जो सेकेंड पीढ़ी बीजेपी और कांग्रेस में आ रही है, तो इस तरह की तलखी और इस तरह के जो एक दूसरे पे एक्शन, आरोप प्रत्यारोप, ये और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश आमतौर पे कुछ नारे भी लगे हैं, वो भी आपको सुना देती हूँ दर्शकों, ये देखिए। आदरणीय नाना भैया इज बैक, टाइगर इज बैक। आदरणीय नाना भैया इज बैक, टाइगर इज बैक। आदरणीय नाना भैया इज बैक, टाइगर इज बैक। आदरणीय नाना भैया इज बैक, आदरणीय नाना भैया इज बैक। क्या है तो ये? नहीं, वही है ना कि यहाँ पे एक, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, ढिठाई, ढिठाई, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सीधी सी बात है कि हाँ, हम हैं अपनी जगह पे। अब दूसरी ये भी है कि हम हाशिए पे रहें तो रहें, लेकिन हम बिल्कुल खसक पूरी रहेंगे। तो वो अभी कांग्रेस में बहुत जगह ये भी आ रही है कि चुनाव में हम हारेंगे, ये हमने मान लिया है, तो अब उस हार की कोई आत्मनिरीक्षण नहीं होगी, उसका कोई ग्लानि नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल हम पूरे ठाठ के साथ कहेंगे कि हारे तो हारे, लेकिन फिर भी हमारी ठसक बनी रहेगी। वो भी इसका एक पक्ष है। चूंकि आपके ऊपर आरोप लगा है तो इसमें थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए। आप इस पे अपनी सफाई पेश करें, ये नहीं कि नाना भैया इज बैक।